हेलो गाइस, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल सौर विद्या में। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th की पॉलिटिकल साइंस का जो हमारा शॉर्ट क्वेश्चन होते हैं। जितने भी शॉर्ट क्वेश्चन हैं उसके बारे में हम देखेंगे। और वो कौन से 2 मार्क्स क्वेश्चन, और 2 मार्क्स क्वेश्चन किस में आता है? सेक्शन बी में। तो आज हम सेक्शन बी को देखेंगे। कल हमने पढ़ा था सेक्शन ए को, यानी कि 24 नंबर की जो वीडियो थे हमारे, उसमें हमने देखा था सेक्शन ए को। और आज के 25 नंबर की वीडियो हम देखेंगे सेक्शन बी, यानी जो हमारा क्वेश्चन पेपर का सेक्शन बी होता है, इसको आज हम कवर करेंगे। और ये इस क्वेश्चन पेपर का पार्ट 2 है। इससे पहले मैंने पार्ट 1 जो वीडियो बनाया है वही है हमारा 1 मार्क्स क्वेश्चन, यानी कि सेक्शन ए के ऊपर। तो पहले आप उसे देख लीजिए, फिर इस वीडियो को देखिए। और गाइस, जैसा कि मैंने आपको पुराने वीडियो में बताया था, ये हमारा क्वेश्चन पेपर है। ये क्वेश्चन पेपर हमारा एनुअल एग्ज़ाम यानी कि वार्षिक एग्ज़ाम है 2024 की। जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आने वाले 2024 में, उसके लिए है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन से हमें दे रखे हैं लेके। और ये बिल्कुल लेटेस्ट पैटर्न है, यानी कि जो आज के टाइम में जो हमारा लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है एग्ज़ाम का, सीबीएसई वालों का, बोर्ड वाला, उसी पैटर्न के आधार पे ये क्वेश्चन पेपर तैयार किया गया है। तो चलिए बिना कोई देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत भूटान संबंध की विशेषताओं को सूचीबद्ध कीजिए। गाइस, ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। भारत के साथ भूटान या फिर पाकिस्तान, श्रीलंका, चीन, किसी को भी जोड़ सकता है। यानी कि भारत के जो भी हमारे 7 पड़ोसी देश हैं, उन देशों के साथ जोड़ सकता है। और आपको बोलेंगे कि भारत के साथ भूटान, नेपाल या फिर पाकिस्तान या चीन, किसी के साथ ही बोलेंगे कि संबंध को दर्शाइए या संबंध की विशेषता को सूचीबद्ध कीजिए। चलिए देखते हैं जो हमारा भारत है, भारत के साथ भूटान का कैसा संबंध है। देखिए, भूटानी सम्राट द्वारा देश में संचालित उत्तरी पूर्वी भारत के गुरिल्लाओं और उग्रवादियों को बाहर निकालने के लिए किए गए प्रयास भारत के लिए मददगार रहे हैं। यानी जो भूटानी सम्राट है, उनके द्वारा, भूटान के सम्राट, उनके द्वारा देश में संचालित उत्तरी पूर्वी भारत के गुरिल्लाओं और उग्रवादियों को बाहर निकालने में, जो गुरिल्ला होता है, गुरिल्ला ये एक आतंकवादी, समझिए आतंकवादी ग्रुप है, ठीक है, उग्रवादी, ये सब एक ग्रुप्स होते हैं। इनको निकालने में जो हमारा भूटान के सम्राट है, उन्होंने हमारी भारत का काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। अगला क्या है, भारत भूटान में बड़ी पनबिजली परियोजनाओं में शामिल है और हिमालय साम्राज्य की विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यानी जो हमारा भारत है, भारत भूटान में एक बड़ी पनबिजली यानी कि पानी से बिजली बनाने वाले परियोजना में शामिल है। भारत भूटान की मदद कर रहा है पानी से बिजली बनाने में, और हिमालय साम्राज्य के विकास सहायता का सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। यानी जो हिमालय साम्राज्य है, हिमालय पे उनकी सहायता में, उनकी विकास की सहायता में भी भारत जो है हमारा, वह सबसे बड़ा स्रोत बना हुआ है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, भारत की सुरक्षा रणनीति के किन्हीं 2 घटकों का विश्लेषण कीजिए। देखिए क्या है, पहला है हमारा अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करना। यानी जो भारत है वह अपनी सैन्य क्षमता को मजबूत कर रहा है। कब से? 1998 में परमाणु परीक्षण करने के भारत के निर्णय को राष्ट्रीय सुरक्षा के संदर्भ में भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया था। यानी 1998 में जो हमारा परमाणु संरक्षण हुआ था, परमाणु परीक्षण, इसको हमारे भारत सरकार द्वारा उचित ठहराया गया, बताया गया कि जो परीक्षण है वह सही है, परमाणु परीक्षण सही है, भारत ने अच्छा किया है, यह हमारे भारत द्वारा कहा गया। देखिए अगला पॉइंट क्या है, देखिए भारत सुरक्षा की रणनीति का दूसरा घटक क्या है? दूसरा घटक है कि अपने स्वयं की सुरक्षा, ठीक है, स्वयं की रक्षा और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करना भारत का दूसरा रणनीति रहा है, ठीक है। यानी कि भारत जो है वह अपने स्वयं की सुरक्षा के लिए और अंतर्राष्ट्रीय मानदंडों और अंतर्राष्ट्रीय संस्थानों को मजबूत करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मददगार रहा है। चलिए आगे देखते हैं। देखिए अगला पॉइंट क्या कह रहा है, भारतीय सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक, जो कि देश के भीतर सुरक्षा चुनौतियों से निपटने के लिए तैयारी है। नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और
कश्मीर जैसे क्षेत्र के कई आतंकवादी समूह ने समय समय पर भारत से अलग होने की मांग की है और भारत ने लोकतांत्रिक राजनीति व्यवस्था को अपनाकर राष्ट्रीय एकता को बनाए रखने का प्रयास किया है। यानी कि जो हमारा भारत है, भारत सुरक्षा रणनीति का तीसरा घटक क्या है कि देश के भीतर, हमारे भारत देश के भीतर क्या हो रहा है, सुरक्षा चुनौती से निपटने के लिए तैयारी किया जा रहा है। जैसे कि नागालैंड, मिजोरम, पंजाब और कश्मीर, इन राज्यों के जो हमारे आतंकवादी हैं, आतंकवादी समूह ने कई बार क्या किया है कि अपने आप को एक अलग देश के रूप में उभारने की कोशिश किया है। आपको पता होगा कि हमारे देश में कई बार आतंकवादी हमले होते रहते हैं और उन आतंकवादियों का उद्देश्य क्या होता है कि खुद को आज़ाद करना, यानी कि उस राज्य को आज़ाद करवाने की कोशिश करते रहते हैं, जो कि गलत है। और भारत ने कैसे बचने की कोशिश किया इससे? भारत अपने लोकतांत्रिक राजनीतिक व्यवस्था को अपनाकर और अपने राष्ट्र की एकता को बनाए रखने का प्रयास किया है। देखिए अगला पॉइंट देखते हैं। भारत ने अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का प्रयास किया कि नागरिकों का विशाल समूह गरीबी से बाहर निकल सके। यानी जो भारत है, भारत अपनी अर्थव्यवस्था को इस तरह विकसित करने का कोशिश किया है ताकि जो उनके नागरिक हैं, उनका जो विशाल समूह है वह गरीबी से निकल सके। यानी कि नागरिक अपने गरीबता को छोड़कर और थोड़ी सी विकास की ओर निकले। तो गाइस, इस क्वेश्चन में आपको रणनीति के बारे में कोई 2 घटक पूछा था और आपने इसमें 4 पॉइंट्स को देख लिया। आपको इनमें से कोई 2 पॉइंट्स पेपर में लिख के आने होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 15वीं क्वेश्चन क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना और दूसरी पंचवर्षीय योजना के बीच कोई 2 अंतर बताइए। देखिए उत्तर क्या है? पहला पॉइंट, पहली पंचवर्षीय योजना कृषि विकास पर जोर देने के साथ शुरू हुई, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योग पर जोर दिया गया। यानी जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था, इसमें क्या हुआ, इसमें हमें कृषि के ऊपर कृषि के विकास पर विशेष ध्यान दिया गया, जबकि जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी इसमें भारी उद्योग के ऊपर ध्यान दिया गया। यानी कि पहली पंचवर्षीय योजना में हमने कृषि का विकास किया और दूसरी पंचवर्षीय योजना में हमने उद्योगों का, यानी कि फैक्ट्रियों का विकास किया। अगला पॉइंट क्या है? पहली पंचवर्षीय योजना में धैर्य पर बल दिया गया, जबकि दूसरी पंचवर्षीय योजना में त्वरित संरचनात्मक परिवर्तन लाना चाहा था। यानी कि जो हमारा पहला पंचवर्षीय योजना था, इसमें धैर्य के साथ, यानी कि तसल्ली से किस पे ध्यान दिया? कृषि विकास के ऊपर। और जो दूसरी पंचवर्षीय योजना थी, इसमें त्वरित संरचना, यानी कि जैसा कि मैंने आपको बताया कि उद्योग पर हमने ध्यान दिया था, तो उद्योग में कैसे ध्यान दिया कि कई सारे उद्योगों को अपने देश में लाने की कोशिश किया गया और उन उद्योगों में कई सारे मशीनों का निर्माण करने की, यानी कि मशीनों का इस्तेमाल करने का परमिशन दिया गया, उन पर से टैक्स हटाए गए ताकि हमारे देश में उद्योग लगे और हमारे देश का भी कुछ भला हो, यानी कि उनका भी कुछ विकास हो। तो आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 16वां क्वेश्चन क्या है? देश में प्रथम आम चुनाव कराने के दौरान चुनाव आयोग को किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? यानी कि पहला पॉइंट क्या है? चुनाव करने के लिए चुनाव क्षेत्र के परिसीमन की आवश्यकता थी। यानी देखिए जो हमारे देश था, देश में प्रथम आम चुनाव करने समय जो हमारे चुनाव आयोग थे, उनको किन समस्याओं का सामना करना पड़ा? पहला समस्या क्या है कि चुनाव कराने के लिए चुनाव क्षेत्र के परिसीमन की आवश्यकता थी। यानी एक चुनाव के लिए परिसीमन की आवश्यकता थी। किसको? हमारे चुनाव आयोग को। और मतदाता सूची तैयार करनी थी। यानी कि चुनाव आयोग के पास मतदाता सूची भी तैयार नहीं थी, उनको एक मतदाता सूची भी तैयार करनी थी। इसमें उसको लंबा टाइम लग गया, यानी कि लंबा समय लगा। किनको? चुनाव आयोग को। और दूसरा पॉइंट क्या है? जब मतदाता सूची का पहला मसौदा प्रकाशित हुआ, तब लगभग 40 लाख महिलाओं के नाम सूची में दर्ज नहीं थे। गाइस, आप देख सकते हैं कितनी बड़ी संख्या है कि जब जो मतदाता सूची है यह प्रकाशित हुआ, पहला मसौदा प्रकाशित हुआ, उस समय लगभग 40 लाख महिलाएं, ठीक है, 40 लाख महिलाओं के उस सूची के ऊपर
पूरा नाम ही नहीं दिया गया था कि ये महिलाएं कौन हैं, बल्कि उनके नाम की जगह क्या लिखा हुआ था कि किसी की बेटी या फिर किसी की बीवी। यानी साफ साफ नहीं बताया गया कि वो महिला कौन है, उस महिला का नाम क्या है, बल्कि उसको इस तरीके से बताया गया कि ये किसी की बेटी है या फिर किसी की बीवी है। और ये बिल्कुल भी सही नहीं था, इसलिए इसे इस सूची को दोबारा रिजेक्ट कर दिया गया और फिर से इसे दोबारा सही करना पड़ा। चलिए आगे देखते हैं। देखिए आगे क्या है। 17 करोड़ पात्र मतदाता थे, जिन्हें लगभग 3200 विधायक और 489 लोकसभा सदस्य चुनने थे। यानी टोटल जो मतदाता थे वो कितने थे? 17 करोड़। और उनको 3200 यानी कि 3200 विधायक और 489 लोकसभा सदस्य चुनने थे। वहीं आगे क्या है। इन मतदाताओं में से केवल 15% ही साक्षर थे और चुनाव आयोग को मतदान के कुछ विशेष तरीके के बारे में सोचना पड़ा, जिनके कारण जो है चुनाव आयोग को कुछ विशेष तरीकों के बारे में सोचना पड़ा, ताकि ये जो अनपढ़ लोग थे वह भी चुनाव दे सकें। यानी कि जो हमारे देखिए 17 करोड़ जो लोग थे, इन 17 करोड़ में से केवल 15% ही ऐसे लोग थे जो साक्षर थे, यानी कि पढ़े लिखे थे। बाकी जो हमारे 85% लोग थे वह सारे के सारे पढ़े लिखे नहीं थे, यानी कि अशिक्षित थे। और उनके लिए जो हमारा चुनाव आयोग थे उन्होंने एक अलग तरीका निकाला, एक विशेष तरीका निकाला, ताकि वह भी मतदान यानी कि वोट दे सके। तो आशा करता हूँ आपको क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देश के सामने सुरक्षा चुनौतियों का वर्णन कीजिए। यानी कि द्वितीय विश्व युद्ध, सेकेंड वर्ल्ड वॉर, कब? जो हमारा 1939 से लेके 1945 के बीच चला। इनके बीच यानी कि इसके बाद एशिया और अफ्रीका के नए स्वतंत्र देशों के सामने सुरक्षा चुनौतियों का निर्माण कीजिए। यानी इस समय जो हमारे एशिया और अफ्रीका के कुछ देश थे जो नव स्वतंत्र थे, उस टाइम आज़ादी हुए थे, उन देशों के सामने कौन कौन सी चुनौतियां आई उनके बारे में हमें बताना होगा। और मैं आपको बता दूं कि जो हमारा भारत है वह भी इसी समय आज़ाद हुआ था। यानी सेकेंड वर्ल्ड वॉर ख़त्म कब हुआ? 1945 में, और हमारा भारत आज़ाद हुआ था 1947 में। यानी कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर जब ख़त्म हुआ इसके 2 साल बाद हमारा भारत आज़ाद हुआ, और भारत भी एक एशिया का देश है। तो उस समय यह भी एक नव स्वतंत्र देश ही था। तो हमारे भारत के सामने भी कौन कौन सी चुनौतियाँ आई विकास के लिए। और गाइस ये क्वेश्चन भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, तो प्लीज़ इस क्वेश्चन को एक बार आप ध्यान से देखिए। देखिए इसका उत्तर क्या है। पहला, नव स्वतंत्र देशों को न केवल अपनी सीमाओं के बाहर से बल्कि उनके भीतर से भी सामना करना पड़ा। इनके भीतर जो खतरे थे उनका भी सामना करना पड़ा। यानी जो नव स्वतंत्र देश थे उनको केवल दूसरे देशों से खतरा नहीं था, बल्कि उनके खुद के भीतर से यानी कि उनके अपने नागरिकों से भी खतरा था, क्योंकि उनमें कई सारे अलग अलग जाति धर्म थे और उनके कारण उनके बीच कई बार मतभेद छिड़ जाते थे, आतंकवादी हमले होते थे, जिसके कारण नव स्वतंत्र देश को विकास करने में कई सारे परेशानियां होती थी। अगला क्या है। इनमें से कुछ राज्यों को देश के भीतर अलगाववादी आंदोलन से खतरों का सामना करना पड़ा। यानी कुछ ऐसे राज्य थे जिनको देश के भीतर ही क्या होता था, अलगाववादी आंदोलन का सामना यानी इसके खतरों का सामना करना पड़ा। वहीं तीसरा पॉइंट क्या है। आतंकवाद एक ऐसी समस्या है जिसका संचालन सीमाओं के बाहर से किया जाता था। यानी जो आतंकवाद है इसका संचालन हमारे देश के सीमा के बाहर से होते थे, लेकिन ये खतरा हमारे देश के ऊपर हमेशा बने रहते थे। यानी ये कभी भी देश के अंदर नव स्वतंत्र देश थे उनके अंदर कभी भी हमला कर देते थे, के कारण नव स्वतंत्र देश को विकास करने में काफ़ी ज़्यादा परेशानियां होती थी। वहीं लास्ट पॉइंट क्या है। नव स्वतंत्र देश घनी आबादी वाले हैं और वे गरीबी की समस्या का सामना कर रहे हैं। आपको पता होगा कि जो नव स्वतंत्र देश होते हैं वह घनी आबादी वाली यानी कि जो उसमें काफ़ी ज़्यादा आबादी होती थी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे साक्षरता दर कम होने के कारण लोगों को आबादी के बारे में उतनी पता नहीं होती है, किसी को नॉलेज होते नहीं है, जिसके कारण
वहाँ पे गरीबी काफ़ी ज़्यादा होती है। आपको पता होगा कि जब हमारा आबादी बढ़ता है तो गरीबी भी बढ़ती है, क्योंकि जब हमारा आबादी बढ़ेगा अनएम्प्लॉयमेंट यानी कि बेरोजगारी बढ़ेगी, और बेरोजगारी बढ़ेगी तो किसी के पास आय नहीं आएगा, और आय नहीं आएगा तो गरीबी बढ़ेगी। तो इसी तरह यह साइकिल चलता ही रहता है। तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 18वां क्वेश्चन क्या है। 1975 में लगाए गए आपातकाल से सीखे किन्हीं दो पाठों की व्याख्या कीजिए। यानी 1975 में जो हमारा इंदिरा गांधी थी, उन्होंने पूरे देश में अचानक आपातकाल घोषित करवा दी राष्ट्रपति के द्वारा मिलकर, और पूरे देश में अचानक रातों रात आपातकाल की घोषणा कर दी। और इस गलती से यानी इस आपातकाल से हमने क्या सीखा, इसके बारे में हमें इसके 2 पॉइंट्स के बारे में बताना है कि इस आपातकाल लगने के बाद इंदिरा गांधी ने क्या गलती की और हमें आगे क्या नहीं करनी चाहिए। तो देखिए क्या कह रहे हैं। पहला पॉइंट है हमारा, आपातकाल का एक सबक है कि भारत में लोकतंत्र को ख़त्म करना बेहद मुश्किल है। यानी आपातकाल जो लगा था उस टाइम हमने देखा था कि इसमें इतनी पावर इंदिरा गांधी के पास आ गई, प्रधानमंत्री के पास इतनी पावर आ गई थी कि पूरे के पूरे देश को वो अकेले हैंडल कर रही थी। उनको किसी से कोई सलाह लेने की, कोई मशवरा लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी। और जितने भी उनके बड़े बड़े नेता थे जो उनके अगेंस्ट आवाज़ उठाने वाले थे, उनको उन्होंने बिना किसी गलती के, बिना किसी चीज़ के जेल में डालकर बंद करवा दिए, और वे कुछ नहीं कर पाए थे, क्योंकि इसका राइट्स हमारे प्रधानमंत्री के पास, यानी कि उस टाइम प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी थी, तो उनके पास पूरा पूरा अधिकार था कि वह आपातकाल के समय पूरे के पूरे देश के जो कंट्रोल है अपने हाथों में वह ले सकती थी। जिसके कारण आपातकाल के समय जो हमारा भारत है वह पूरी तरह से इंदिरा गांधी का अंडर में आ गया। और इंदिरा गांधी ने क्या किया, जितने भी उनके अगेंस्ट बोलने वाले बड़े बड़े नेता थे उनको सीधा जेल में बिना किसी गलती के डाल दिए। तो इस समय क्या पता चलता है कि जो भारत है, भारत के अंदर लोकतंत्र को ख़त्म करना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल है। ये इतनी आसानी से लोकतंत्र जो हमारा भारत के अंदर से ख़त्म नहीं होगा। चलिए अगला देखते हैं। और देखिए क्या है, इसने संविधान में आपातकालीन प्रावधान के संबंध में कुछ अस्पष्टताएं सामने लाई जिन्हें सुधारा गया। इसमें संशोधन किया गया कि केवल सशस्त्र विद्रोह के आधार पर आंतरिक आपातकाल की घोषणा की जा सकती है। आपातकाल की घोषणा की सलाह राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद द्वारा लिखित रूप में दी जानी चाहिए। यानी कि जब 1975 में, यानी कि 1975 में जब इंदिरा गांधी ने पूरे देश में लॉकडाउन लगवाई थी, यानी कि आपातकाल की घोषणा करवा दी थी, उस टाइम क्या हुआ, इंदिरा गांधी अकेले ही खुद ही राष्ट्रपति के जाकर अपनी राय रखी, राष्ट्रपति के सामने जाकर, और पूरे देश में आपातकालीन की घोषणा करवा दी रातों रात। जिसके कारण जो हमारा देश है वह पूरी तरह से एक तरफ समझिए इंदिरा गांधी के हाथ में, यानी कि प्रधानमंत्री के हाथ में चला गया, और वह अपनी मनमानी करने लगी। जिसके कारण जो मंत्रिपरिषद है वह काफ़ी ज़्यादा चिड़चिड़े हो गए। किससे? इंदिरा गांधी से। तो जब आपातकाल हटा, आपातकाल का हटने के बाद मंत्रिपरिषद द्वारा संविधान में कुछ संशोधन किए गए, यानी कि जितने मंत्री थे उन्होंने संविधान में कुछ संशोधन करवाए। और वह संशोधन ये था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हमारे देश में आपातकालीन घोषित होगी तब राष्ट्रपति तो करेंगे। ये देखिए, आपातकाल घोषित करने की अधिकार केवल राष्ट्रपति के पास होता है। और जब पुराने टाइम पे, यानी कि उस समय पे जब आपातकाल घोषित होते थे तो पूरी की पूरी राइट्स प्रधानमंत्री के हाथ में आ जाते हैं। तो उस टाइम क्या हुआ, जब आपातकाल ख़त्म हुआ हटने के बाद मंत्रिपरिषद ने क्या किया कि हमारे संविधान में कुछ संशोधन किए। और संशोधन क्या था कि जो आपातकाल है, आपातकाल तभी घोषित किया जाएगा पूरे देश में जब मंत्रिपरिषद उन्हें लिख कर देंगे, किसको? राष्ट्रपति को लिखित में देंगे कि हाँ, हमें देश में आपातकाल लाने की आवश्यकता है, आपातकाल घोषित करने की आवश्यकता है। तभी जाकर राष्ट्रपति भारत में पूरे देश में आपातकाल की स्थिति को घोषित करेंगे, और तब जो हमारा जो अधिकार है वह हमारे प्रधानमंत्री के अंडर में चले जाएंगे। तो जितने भी अधिकार होगा वह प्रधानमंत्री के अंडर में आएंगे, लेकिन मंत्रिपरिषद के मर्जी से, ना कि राष्ट्रपति अकेले
प्रधानमंत्री के साथ मिलकर पूरे देश में आपातकाल की स्थिति उत्पन्न करेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ आपको ये पॉइंट समझ आ गया होगा। देखिए अगला पॉइंट क्या है। आपातकाल में सभी को नागरिक स्वतंत्रता के प्राप्ति अधिक जागरूक बनाया। अदालतों ने भी व्यक्तियों की नागरिक स्वतंत्रता की रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई। यानी आपातकाल ने जितने भी नागरिक थे उनको जागरूक बना दिया कि जितने भी पावर अगर हम प्रधानमंत्री को दे देंगे तो प्रधानमंत्री उसका गलत फ़ायदा भी उठा सकती है या उठा सकते हैं। तो इससे क्या हुआ कि जो हमारे नागरिक थे वह भी जागरूक हुए। और इसमें काफ़ी ज़्यादा भूमिका किसने निभाई, ज़्यादा मदद कौन करे, इनमें सबसे ज़्यादा अच्छा मदद किया हमारे अदालतों ने। ठीक है, अदालतों ने भी व्यक्ति की जो नागरिकता थी यानी जो उनके मौलिक अधिकार थी इनकी रक्षा करने में सक्रिय भूमिका निभाई। तो ये था आपका सेक्शन बी का क्वेश्चन। आशा करता हूँ आपको समझ आया होगा। इसी के साथ साथ आपका जो 2 मार्क्स से जितने भी हमारे सेक्शन बी का क्वेश्चन होते हैं वह कंप्लीट होता है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग। आशा करता हूँ आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन ज़रूर करें। और गाइस, यदि आप इस वीडियो में दिखाए गए इस नोट्स को हमसे लेना चाहते हैं तो हमने अपने वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इस वीडियो का जो PDF है, इस PDF का लिंक हमने अपने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है। वहां जाकर आप इस PDF को डाउनलोड कर सकते हैं। और यदि आप हमसे कुछ पूछना चाहते हैं तो हमने अपने व्हाट्सएप ग्रुप का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे रखा है। वहां जाकर आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन करें और हमसे संपर्क करें। हम आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने की पूरी कोशिश करेंगे। तो मिलते हैं किसी और नई वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।